कहते हैं कि अमीर लोग प्यार नहीं सौदे करते हैं। लेकिन उस दिन करोड़ों की मालकिन ने सबके सामने ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे शहर की किस्मत बदल दी। बारिश की तेज बूंदें शहर की सबसे आलीशान हवेली राठौर पैलेस की संगमरमर की सीढ़ियों पर गिर रही थी। बाहर देश विदेश की मीडिया की गाड़ियां खड़ी थी। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी। आज करोड़पति उद्योगपति विक्रम राठौर की इकलौती बेटी अनन्या राठौर की सगाई थी। अनन्या, जिसका नाम पूरे देश में एक सफल बिजनेस वुमेन के रूप में लिया जाता था। खूबसूरती, दौलत और समझदारी, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। दूल्हा भी कोई मामूली इंसान नहीं था। करोड़ों की कंपनी का मालिक यश मल्होत्रा था, जिससे शादी करने का सपना न जाने कितनी लड़कियां देखती थी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा जब अनन्या लाल रंग के खूबसूरत लहंगे में स्टेज पर पहुंची। यश मुस्कुराते हुए उसके सामने अंगूठी लेकर खड़ा था, लेकिन तभी अनन्या ने सबके सामने माइक उठा लिया। पूरा हॉल शांत हो गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं यह सगाई नहीं कर सकती। एक पल में पूरा माहौल जम गया। यश के हाथ से अंगूठी लगभग गिर गई। विक्रम राठौर गुस्से में अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। अनन्या, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रही हो? अनन्या ने बिना डरे जवाब दिया, हाँ पापा, मैं पूरी होश में हूँ। मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जिसके लिए इंसानों से ज्यादा पैसा मायने रखता है। हॉल में बैठे मेहमान आपस में फुसफुसाने लगे। यश का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। वह अनन्या के पास आया और धीरे से बोला, तुम्हें इसका बहुत पछतावा होगा। अनन्या ने उसकी आंखों में देख कर कहा, पछतावा मुझे नहीं, तुम्हें होगा। इतना कहकर वह स्टेज से उतर गई। पूरे शहर की सबसे बड़ी सगाई कुछ ही मिनटों में टूट चुकी थी। उसी शहर के एक छोटे से मोहल्ले में एक पुरानी साइकिल पर तेजी से दूध के कैन लेकर जा रहा था आरव। सुबह के 5 बजे थे। घर में बीमार माँ दवा का इंतजार कर रही थी। छोटी बहन की कॉलेज की फीस भरनी थी और पिता की मौत के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी सिर्फ 24 साल के आरव के कंधे पर थी। दूध पहुंचाने के बाद वह सीधे एक गैराज में काम करता। शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता। रात में ऑनलाइन पढ़ाई करके सरकारी नौकरी की तैयारी करता। थका हुआ जरूर रहता था, लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाना उसने कभी नहीं सीखा। दोपहर के समय अनन्या अपनी कार खुद चलाते हुए शहर से बाहर एक अनाथालय जा रही थी। उसे हर महीने वहां के बच्चों से मिलने की आदत थी। अचानक सामने से तेज रफ्तार में आती एक ट्रक ने उसकी कार को टक्कर मारने की कोशिश की। अनन्या ने कार मोड़ी, लेकिन कार सड़क किनारे फिसल गई। कुछ ही सेकंड में कार में आग की छोटी छोटी लपटें उठने लगी। लोग दूर खड़े वीडियो बना रहे थे। कोई पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसी समय दूध की खाली कैन लेकर लौट रहा आरव वहां पहुंचा। उसने एक पल भी नहीं सोचा, दौड़कर कार का शीशा तोड़ दिया। उसके हाथ कांच से लहूलुहान हो गए, लेकिन उसने किसी तरह बेहोश अनन्या को अपनी बाहों में उठाया और कार से दूर ले आया। 2 सेकंड बाद कार जोरदार धमाके के साथ फट गई। चारों तरफ धुआं फैल गया। लोग दंग रह गए। अनन्या ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी धुंधली नजर सबसे पहले उसी युवक पर पड़ी जिसके हाथों से खून बह रहा था, लेकिन चेहरे पर सिर्फ एक सवाल था, आप ठीक हैं? अनन्या कुछ बोल नहीं पाई। उसकी आंखों में पहली बार किसी अजनबी के लिए सम्मान दिखाई दिया। उधर दूर खड़ा एक आदमी यह सब देख रहा था। उसने तुरंत किसी को फोन मिलाया। सर, लड़की बच गई है। फोन के दूसरी तरफ से ठंडी आवाज आई, कोई बात नहीं, अगली बार वह बचनी नहीं चाहिए। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। आरव को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज उसने सिर्फ एक लड़की की जान नहीं बचाई, उसने अपनी किस्मत का दरवाजा खोल दिया था। अगली सुबह पूरा शहर एक ही खबर से गूंज रहा था। हर न्यूज चैनल और हर अखबार की पहली हेडलाइन थी, राठौर ग्रुप की मालकिन अनन्या राठौर की जान पर हमला। किसी को नहीं पता था कि यह हादसा था या किसी की सोची समझी साजिश। पुलिस अपनी जांच में जुटी थी, लेकिन अनन्या के मन में बार बार उसी युवक का चेहरा घूम रहा था जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे जलती हुई कार से बाहर निकाला था। उसे सिर्फ इतना याद था कि उसके हाथ खून से लथपथ थे, और फिर भी वह बार बार यही पूछ रहा था, आप ठीक हैं?
उधर आरव हमेशा की तरह सुबह 4 बजे उठ चुका था। रात की घटना उसके दिमाग से लगभग निकल चुकी थी। उसे अपनी बीमार माँ की दवा खरीदनी थी, बहन की कॉलेज की फीस जमा करनी थी और गैराज में समय पर पहुंचना था। उसके लिए किसी की जान बचाना कोई एहसान नहीं बल्कि इंसानियत थी। वह नहीं जानता था कि जिस लड़की की उसने जान बचाई थी वह इस शहर की सबसे अमीर बेटी है। दूसरी ओर राठौर पैलेस में सुरक्षा पहले से कई गुना बढ़ा दी गई थी। विक्रम राठौर ने गुस्से में पूरे सिक्योरिटी स्टाफ को बदल दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, जिसने मेरी बेटी पर हमला करने की हिम्मत की है उसे मैं जमीन के नीचे से भी ढूंढ निकालूंगा। लेकिन अनन्या का ध्यान इन बातों में नहीं था। उसने अपने निजी सहायक से कहा, जिस लड़के ने मेरी जान बचाई थी उसे हर हाल में ढूंढो। मैं उसका धन्यवाद सिर्फ शब्दों में नहीं करना चाहती। पूरा दिन बीत गया लेकिन आरव का कोई पता नहीं चला। आखिर शाम को पुलिस की एक सीसीटीवी फुटेज में वह साइकिल में दिखाई दिया। कुछ घंटों की तलाश के बाद अनन्या के लोग उस छोटे से मोहल्ले तक पहुंच गए जहां आरव अपनी मां और बहन के साथ किराए के एक पुराने घर में रहता था। उसी समय आरव गैराज में एक कार का इंजन ठीक कर रहा था। उसके कपड़ों पर ग्रीस लगी थी और माथे पर पसीना था। तभी वहां एक के बाद एक 5 महंगी काली गाड़ियां आकर रुकी। पूरा गैराज सन्न रह गया। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। सभी सोचने लगे कि आखिर इतने बड़े लोग यहाँ क्यों आए हैं। कार का दरवाजा खुला और अनन्या बाहर निकली। साधारण सफेद सूट में भी उसकी शालीनता अलग ही दिखाई दे रही थी। आरव ने जैसे ही उसे देखा वह तुरंत पहचान गया। वह मुस्कुरा कर बोला, आप ठीक है ना? अनन्या ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसने कहा, अगर उस दिन आप नहीं होते तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होती। आरव ने सहज स्वर में जवाब दिया, मैंने वही किया जो उस समय किसी भी इंसान को करना चाहिए था। अनन्या ने अपने सहायक को इशारा किया। उसने एक बड़ा बैग आगे बढ़ाया जिसमें 50 लाख रुपए थे। अनन्या बोली, यह मेरी तरफ से आपका धन्यवाद है, कृपया इसे मना मत कीजिए। आरव ने बैग की ओर देखा। उसने धीरे से कहा, अगर मैंने आपकी जान पैसे के लिए बचाई होती तो शायद मैं इंसान कहलाने के लायक नहीं रहता। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। जिसने जिंदगी में शायद लाखों रुपए एक साथ कभी नहीं देखे थे, वही युवक बिना एक पल सोचे 50 लाख रुपए ठुकरा रहा था। अनन्या पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिली थी जिसे उसकी दौलत प्रभावित नहीं कर सकी। उसने बैग वापस करवा दिया और मुस्कुरा कर बोली, लगता है आज भी इस दुनिया में ईमानदारी जिंदा है। आरव हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ईमानदारी गरीब आदमी की सबसे बड़ी पूंजी होती है मैडम। अगर यही खो दी तो उसके पास बचता ही क्या है। अनन्या कुछ क्षण तक उसे देखती रह गई। उसके दिल में पहली बार किसी के लिए सम्मान से बढ़कर एक अनजाना एहसास पैदा हुआ। उसने जाते जाते कहा, मुझे उम्मीद है कि हमारी मुलाकात फिर होगी। आरव ने बिना कुछ सोचे जवाब दिया, अगर किस्मत चाहेगी तो जरूर होगी। अनन्या अपनी कार में बैठकर चली गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि दूर खड़ी एक दूसरी कार से कोई उनकी हर बात सुन रहा था। उस आदमी ने तुरंत किसी को फोन मिलाया और कहा, सर, दोनों मिल चुके हैं। अगर यह रिश्ता आगे बढ़ गया तो हमारी पूरी योजना बर्बाद हो जाएगी। फोन के दूसरी तरफ से ठंडी आवाज आई, तो फिर उस गरीब लड़के को रास्ते से हटाना होगा, हमेशा के लिए। आरव को इस खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। वह फिर से अपने औजार उठाकर इंजन ठीक करने लगा, जबकि किस्मत चुपचाप उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान लिख चुकी थी। रात के लगभग 10 बजे थे। गैराज बंद हो चुका था। आरव अपनी पुरानी साइकिल से घर लौट रहा था। पूरे दिन की थकान उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति थी। जाने क्यों बार बार उसे उस अमीर लड़की की मुस्कान याद आ रही थी जिसने लाखों रुपए देने की कोशिश की थी, और जब उसने मना किया तो उसकी आंखों में सम्मान साफ दिखाई दिया था। आरव ने तुरंत सिर झटक दिया और खुद से बोला, हमारी दुनिया अलग है, उसका और मेरा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। उधर राठौर पैलेस की सबसे ऊंची बालकनी में खड़ी अनन्या भी शहर की जगमगाती रोशनी को देख रही थी। उसके सामने करोड़ों रुपये की कंपनी की फाइलें खुली थी, लेकिन उसका मन
काम में नहीं लग रहा था। उसकी डायरी का एक पन्ना खुला था जिस पर उसने सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, आरव, ईमानदारी। वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर एक साधारण लड़के की बातें उसके दिल को इतना क्यों छू गई थी। अगली सुबह अनन्या हमेशा की तरह अपनी माँ की याद में बने छोटे से मंदिर में गई। उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। बचपन से ही उसने माँ की एक बात हमेशा याद रखी थी, बेटी, इंसान की पहचान उसके कपड़ों या पैसों से नहीं, उसके दिल से होती है। शायद यही वजह थी कि आरव की सादगी उसके मन में उतरती जा रही थी। उधर आरव अपनी माँ को दवा देकर बहन को कॉलेज छोड़ने जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला सड़क पार करने की कोशिश कर रही है। तेज ट्रैफिक के बीच कोई उनकी मदद नहीं कर रहा था। आरव ने तुरंत साइकिल रोकी, उनका हाथ पकड़ा और उसे सुरक्षित सड़क पार करवाई। महिला ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, भगवान तुम्हें बहुत बड़ी खुशियां देगा। आरव मुस्कुरा दिया। उसे नहीं पता था कि यह सब कोई दूर खड़ा देख रहा है। वह अनन्या थी। आज वह बिना किसी सिक्योरिटी के साधारण कपड़ों में शहर से निकली थी। जैसे ही उसने आरव को उस बुजुर्ग महिला की मदद करते देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने मन ही मन कहा, यह लड़का हर बार मुझे गलत साबित कर देता है। मैंने सोचा था उस दिन उसने मेरी जान बचाकर इंसानियत निभाई थी, लेकिन यह तो हर किसी के लिए ऐसा ही है। अनन्या कार से उतरी और धीरे धीरे उसके पास पहुंची। आरव ने उसे देखा तो हैरान रह गया। आप यहाँ? अनन्या हल्का सा मुस्कुराई। क्या मैं यहाँ नहीं आ सकती? आरव भी मुस्कुरा दिया। नहीं, मेरा मतलब इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन इस छोटे से मोहल्ले में। अनन्या ने पहली बार बिना किसी औपचारिकता के कहा, अगर दोस्त से मिलने आऊं तो क्या आने की इजाजत है? दोस्त शब्द सुनते ही आरव कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके जीवन में बहुत कम लोग थे जिन्हें वह अपना कह सके। वह धीरे से बोला, अगर आपको सच में दोस्ती मंजूर है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। अनन्या की आंखों में एक चमक आ गई। उसने पहली बार महसूस किया कि करोड़ों रुपये से खरीदी जाने वाली खुशियां और एक सच्चे इंसान की मुस्कान में कितना फर्क होता है। दोनों पास की चाय की दुकान पर बैठ गए। दुकान वाला पहले तो घबरा गया कि शहर की सबसे अमीर लड़की उसकी छोटी सी दुकान पर कैसे बैठ गई, लेकिन अनन्या ने मुस्कुरा कर कहा, चाचा, 2 कुल्हड़ चाय बना दीजिए। आरव ने हैरानी से पूछा, आपने कभी यहाँ की चाय पी है? अनन्या हंस पड़ी। नहीं, लेकिन आज पीना चाहती हूँ। दोनों चुपचाप चाय पीते रहे। कोई बनावटी बातें नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस 2 अलग दुनिया के लोग पहली बार एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय सड़क के दूसरी तरफ एक काली एसयूवी आकर रुकी। उसके अंदर बैठा आदमी दोनों की तस्वीरें खींच रहा था। उसने फोन मिलाकर कहा, सर, बात अब सिर्फ जान बचाने तक नहीं रही, दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी है। फोन के दूसरी तरफ से ठंडी आवाज आई, अगर लड़की उस गरीब लड़के से प्यार करने लगी तो हमारी करोड़ों की योजना खत्म हो जाएगी। अब अगला वार सीधे उस लड़के पर होगा। इधर आरव और अनन्या इन सब से बिल्कुल अनजान थे। चाय खत्म होने के बाद अनन्या उठी और मुस्कुरा कर बोली, आज बहुत दिनों बाद दिल से सुकून मिला। आरव ने पहली बार उसकी आंखों में देख कर कहा, कभी कभी सुकून महलों में नहीं, छोटी सी चाय की दुकान पर भी मिल जाता है। अनन्या मुस्कुरा दी, लेकिन उसके दिल की धड़कन पहले से तेज हो चुकी थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह धीरे धीरे आरव की ओर खींचती जा रही है। वहीं आरव ने भी महसूस किया कि अनन्या बाकी अमीर लोगों जैसी बिल्कुल नहीं है, मगर उसने उसी पल अपने दिल को समझा दिया, यह रास्ता सिर्फ दर्द देगा, क्योंकि आसमान और जमीन कभी एक नहीं होते। लेकिन किस्मत शायद दोनों के लिए कुछ और ही लिख चुकी थी। सुबह की हल्की धूप पूरे शहर पर बिखर चुकी थी, लेकिन राठौर पैलेस के अंदर माहौल पहले से कहीं ज्यादा भारी था। अनन्या अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी आंखों के सामने बार बार वही छोटी सी चाय की दुकान, मिट्टी के कुल्हड़ और आरव की सादगी भरी मुस्कान घूम रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि करोड़ों की दौलत के बीच पलने वाली लड़की को सुकून एक गरीब लड़के के साथ बिताए कुछ पलों में मिलेगा।
वह खुद से जितना अपने दिल को समझाने की कोशिश करती, उतना ही उसका मन आरव की तरफ खींचता चला जाता। तभी उसके पिता विक्रम राठौर कमरे में आए। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, अनन्या, मैंने सुना है तुम उस गैराज में काम करने वाले लड़के से मिल रही हो। अनन्या ने बिना घबराए उनकी आंखों में देखा और बोली, वह बहुत अच्छा इंसान है पापा। विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। अच्छा इंसान होना और हमारी दुनिया का हिस्सा बनना दोनों अलग बातें हैं। आज के बाद उससे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। इतना कहकर वे वहां से चले गए, लेकिन अनन्या के दिल में एक अजीब सा दर्द छोड़ गए। उधर आरव अपनी माँ को नाश्ता करवा रहा था। उसकी माँ ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, आजकल तो कुछ खोया खोया रहता है, सब ठीक तो है? आरव हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं माँ, बस काम थोड़ा ज्यादा है। लेकिन सच तो यह था कि उसके दिल में भी अनन्या की यादें धीरे धीरे जगह बना रही थी। वह जानता था कि दोनों की दुनिया अलग है, इसलिए वह अपने जज्बातों को जन्म लेने से पहले ही रोक देना चाहता था। दोपहर को अनन्या ने आरव को एक संदेश भेजा, अगर समय हो तो आज शाम वही चाय वाली दुकान पर मिल सकते हैं। संदेश पढ़कर आरव काफी देर तक सोचता रहा। आखिर उसने सिर्फ इतना जवाब लिखा, ठीक है। शाम होते होते आसमान पर काले बादल छा गए। हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। आरव समय से पहले चाय की दुकान पर पहुंच गया। कुछ ही देर बाद अनन्या भी वहां आ गई। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, लेकिन आज दोनों की मुस्कान के पीछे एक अनकही बेचैनी छिपी थी। चाय वाले चाचा ने दोनों के सामने कुल्हड़ रख दिए और मुस्कुराते हुए बोले, लगता है अब आप दोनों अच्छे दोस्त बन गए हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिए। कुछ देर की खामोशी के बाद अनन्या बोली, आरव, अगर एक दिन मैं तुमसे मिलना बंद कर दूं तो तुम्हें फर्क पड़ेगा? आरव ने उसकी तरफ देखा। उसके होंठ कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वह धीमी आवाज में बोला, फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि आपने मुझे इज्जत दी है, लेकिन आपकी खुशी इसी में है कि आप अपनी दुनिया में रहें और मैं अपनी दुनिया में। अनन्या की आंखें भर आई। उसने पहली बार महसूस किया कि सामने बैठा यह लड़का उससे दूर नहीं जाना चाहता, बल्कि उसकी जिंदगी आसान बनाने के लिए खुद पीछे हट रहा है। उसने कांपती आवाज में पूछा, अगर दिल दुनिया की नहीं सुनता तो? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, दिल को समझाना पड़ता है, क्योंकि हर चाहत पूरी नहीं होती। इतने में अचानक तेज रफ्तार से एक काली कार उनकी तरफ बढ़ी। कार सीधे आरव को टक्कर मारने की कोशिश कर रही थी। अनन्या ने बिना सोचे आरव का हाथ पकड़कर जोर से अपनी तरफ खींच लिया। कार उनके बिल्कुल पास से गुजरती हुई आगे निकल गई। दोनों सड़क पर गिर पड़े। अनन्या का हाथ अब भी आरव के हाथ में था। कुछ सेकंड तक दोनों की नजरें एक दूसरे से हट ही नहीं पाई। बारिश की बूंदें दोनों के चेहरों पर गिर रही थी, लेकिन उस पल उन्हें अपने आसपास की दुनिया का बिल्कुल एहसास नहीं था। तभी पीछे से लोगों की आवाजें सुनाई दी, अरे यह तो जानबूझकर मारने आया था। कार कुछ ही सेकंड में आंखों से ओझल हो चुकी थी। आरव ने तुरंत अनन्या को संभाला और घबरा कर पूछा, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? अनन्या ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह धीरे से बोली, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। यह सुनकर आरव का दिल पहली बार जोर से धड़क उठा। उसने महसूस किया कि अनन्या की आवाज में सिर्फ चिंता नहीं थी, उसमें एक गहरा अपनापन था। लेकिन उसने अपने जज्बात छिपाते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, आपको डरने की जरूरत नहीं। उधर कुछ ही दूरी पर खड़ी उसी काली कार के अंदर बैठा आदमी फोन पर बोला, सर, आज भी वह बच गया। फोन के दूसरी तरफ से गुस्से भरी आवाज आई, तो अब अगली बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर उस गरीब लड़के को हटाना पड़ा तो हटा दो। इधर आरव और अनन्या इस बात से अनजान थे कि उनकी जिंदगी अब सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि एक खतरनाक साजिश की राह पर भी बढ़ चुकी थी। और शायद यह पहली बार था जब दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे थे, लेकिन किसी ने भी अपने प्यार को शब्द नहीं दिए। रात भर हुई बारिश के बाद सुबह का मौसम बेहद सुहावना था, लेकिन आरव की आंखों में पूरी रात नींद नहीं आई थी।
बार बार उसे वही पल याद आ रहा था जब तेज रफ्तार कार उसकी तरफ बढ़ी थी और अनन्या ने बिना अपनी जान की परवाह किए उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया था। वह जितना उस घटना को भूलने की कोशिश करता, उतना ही अनन्या का डरा हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। उसने खुद से कहा, नहीं आरव, यह रास्ता तेरे लिए नहीं है। वह करोड़ों की मालकिन है और तू एक साधारण लड़का। जितनी जल्दी हो सके उससे दूर हो जा। लेकिन दिल ने इस बार उसकी एक भी बात नहीं मानी। उधर राठौर पैलेस में अनन्या भी रात भर सो नहीं पाई थी। उसने अपनी डायरी खोली और पहली बार उसमें कुछ लंबा लिखा। जिंदगी में बहुत लोग मिले, लेकिन पहली बार किसी इंसान की चिंता अपने लिए नहीं, उसके लिए हो रही है। जब तक वह कार उसकी तरफ बढ़ रही थी, उस एक पल में मुझे लगा जैसे मेरी सांसें रुक जाएगी। आखिर क्यों? वह डायरी बंद करके खिड़की के पास चली गई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक अनजाना डर भी था। उसे महसूस होने लगा था कि उसका दिल अब उसके बस में नहीं रहा। इसी बीच विक्रम राठौर ने अपने केबिन में शहर के सबसे बड़े उद्योगपति और अपने पुराने दोस्त धीरज ओबेरॉय को बुलाया। धीरज का बेटा कबीर ओबराय कई सालों से अनन्या से शादी करना चाहता था। विक्रम ने गंभीर आवाज में कहा, मैं जल्द से जल्द अनन्या की शादी कबीर से करना चाहता हूँ। अब मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। दोनों ने मिलकर अगले सप्ताह एक भव्य पार्टी रखने का फैसला किया, जहाँ पूरे समाज के सामने इस रिश्ते की घोषणा की जानी थी। कमरे के बाहर खड़ी अनन्या ने उनकी सारी बातें सुन ली। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उधर आरव अपनी माँ की दवा लेने अस्पताल पहुंचा। दवा लेकर जैसे ही वह बाहर निकला, सामने अनन्या खड़ी थी। आज उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। आरव ने चिंतित होकर पूछा, सब ठीक है? अनन्या कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर बोली, क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं? दोनों अस्पताल के पीछे बने शांत बगीचे में जाकर बैठ गए। कुछ देर तक दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। आखिर अनन्या ने धीमी आवाज में कहा, पापा मेरी शादी कबीर ओबराय से करवाना चाहते हैं। यह सुनते ही आरव का दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और बोला, यह तो बहुत अच्छी बात है। अनन्या ने तुरंत उसकी आंखों में देखा, सच कह रहे हो? आरव ने नजरें झुका ली। तुम्हारी दुनिया तुम्हारे जैसे लोगों के साथ ही अच्छी लगती है। अनन्या की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह बोली, अगर मैं उस शादी के लिए तैयार ना होऊं तो? आरव ने गहरी सांस ली और बहुत मुश्किल से कहा, कभी कभी जिंदगी में दिल से ज्यादा परिवार की खुशी जरूरी होती है। अनन्या का दिल टूट गया। उसने सोचा था शायद आज आरव उसे रोक लेगा, लेकिन वह तो खुद उसे दूर भेज रहा था। उसने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, ठीक है, शायद तुम सही कह रहे हो। वह धीरे धीरे वहां से चली गई। आरव उसे जाते हुए देखता रहा। उसके कदम तो वहीं खड़े थे, लेकिन उसका दिल अनन्या के साथ जा चुका था। जैसे ही वह नजरों से ओझल हुई, आरव की आंखों से भी पहली बार आंसू निकल पड़े। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, हे भगवान, अगर उसे मेरी किस्मत में नहीं लिखा तो मेरे दिल में उसका एहसास क्यों दिया? उधर कार में बैठी अनन्या लगातार रो रही थी। उसने पहली बार महसूस किया कि प्यार का सबसे बड़ा दर्द किसी को खोना नहीं, बल्कि उसे अपनी खुशी के लिए खुद से दूर जाते हुए देखना होता है। लेकिन किस्मत अभी दोनों की परीक्षा खत्म नहीं करना चाहती थी। उसी शाम आरव की मां की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, इनका ऑपरेशन तुरंत करना होगा। अगर 2 दिनों के अंदर इलाज शुरू नहीं हुआ तो इन्हें बचाना बहुत मुश्किल होगा। ऑपरेशन का खर्च सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। रकम इतनी बड़ी थी कि वह कई साल मेहनत करने के बाद भी नहीं जुटा सकता था। अस्पताल के बाहर खड़ा आरव अपनी मां के कमरे की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में बेबसी थी। उसने पहली बार खुद को इतना असहाय महसूस किया। उसी समय अस्पताल के कॉरिडोर में दूर खड़ी अनन्या ने उसे देखा। उसने आरव के चेहरे पर दर्द पढ़ लिया। वह समझ गई कि जिंदगी ने उस इंसान को फिर एक ऐसी परीक्षा के सामने खड़ा कर दिया है जो अकेले उसके बस की नहीं है। अनन्या ने मन ही मन एक फैसला कर लिया।
यह फैसला उसके अपने दिल, उसके परिवार और उसकी पूरी जिंदगी को बदलने वाला था। अस्पताल के कॉरिडोर में देर रात तक सन्नाटा पसरा हुआ था। सफेद दीवारों के बीच बैठा आरव अपनी माँ के कमरे के बाहर सिर झुकाए खामोश था। उसकी जेब में सिर्फ कुछ 1000 रुपये थे, जबकि ऑपरेशन के लिए लाखों की जरूरत थी। उसने अपनी पुरानी घड़ी बेच दी, अपनी साइकिल बेचने का भी फैसला कर लिया। गैराज के मालिक से एडवांस मांगा, दोस्तों से मदद मांगी, लेकिन इतनी बड़ी रकम कहीं से नहीं जुट पाई। पहली बार उसे लगा कि गरीबी सिर्फ जेब नहीं, इंसान की उम्मीद भी खाली कर देती है। दूसरी ओर अनन्या दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसने पहली बार आरव की आंखों में वह दर्द देखा था जिसे कोई शब्द बयां नहीं कर सकते थे। वह चाहती तो उसी समय पैसे देकर उसकी परेशानी खत्म कर सकती थी, लेकिन वह जानती थी कि आरव अपने आत्मसम्मान के आगे कभी हाथ नहीं फैलाएगा। वह चुपचाप अस्पताल से बाहर निकली और पूरी रात अपनी कार में बैठी सोचती रही। उसके सामने बार बार वही सवाल आ रहा था, क्या किसी की मदद इस तरह की जा सकती है कि उसका सम्मान भी बना रहे। सुबह होते ही अनन्या सीधे अस्पताल पहुंची। उसने डॉक्टर से अकेले में बात की और कहा, आरव या उसके परिवार को यह कभी पता नहीं चलना चाहिए कि ऑपरेशन का खर्च किसने दिया है। आप बस इलाज शुरू कर दीजिए। डॉक्टर पहले तो चौंक गए, लेकिन अनन्या की आंखों में सच्चाई देखकर उन्होंने हामी भर दी। कुछ देर बाद डॉक्टर आरव के पास आए और बोले, आप चिंता मत कीजिए, एक समाज सेवी संस्था ने आपकी माँ के इलाज का पूरा खर्च उठाने का फैसला किया है। आज ही ऑपरेशन होगा। आरव कुछ पल तक डॉक्टर को देखता रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, भगवान उस इंसान को हमेशा खुश रखे जिसने मेरी माँ को नई जिंदगी दी है। दरवाजे के पीछे खड़ी अनन्या यह सब सुन रही थी। उसकी आंखें भी नम हो गई। उसने मन ही मन कहा, अगर तुम्हारी मुस्कान लौट आई है तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। कुछ घंटों बाद ऑपरेशन शुरू हुआ। अस्पताल के बाहर आरव बेचैनी से टहल रहा था। अनन्या भी दूर बैठी थी, लेकिन उसने खुद को इस तरह छिपा रखा था कि आरव उसे देख न सके। 4 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुरा कर बोले, ऑपरेशन सफल रहा, अब खतरे की कोई बात नहीं है। इतना सुनते ही आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने भगवान का धन्यवाद किया और दौड़कर अपनी माँ के कमरे की तरफ चला गया। दरवाजे के बाहर खड़ी अनन्या ने पहली बार राहत की सांस ली। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी अपनी माँ की जान बच गई हो। शाम को जब आरव अस्पताल की कैंटीन में अकेला बैठा था, तभी अनन्या वहां पहुंची। आरव उसे देखकर हैरान रह गया। उसने मुस्कुरा कर पूछा, आप यहाँ? अनन्या ने सामान्य स्वर में कहा, सुना था आंटी का ऑपरेशन था, इसलिए देखने चली आई। अब कैसी हैं? आरव की आंखें भर आई। उसने कहा, भगवान ने किसी फरिश्ते को भेज दिया। किसी ने बिना अपना नाम बताए पूरा इलाज करवा दिया। मैं जिंदगी भर उसका एहसान नहीं चुका पाऊंगा। अनन्या ने मुस्कुराते हुए नजरें झुका ली। कुछ एहसान चुकाने के लिए नहीं होते आरव, उन्हें बस दिल से महसूस किया जाता है। आरव उसकी बात समझ नहीं पाया, लेकिन उसके शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। दोनों अस्पताल के बगीचे में जाकर बैठ गए। हवा में हल्की ठंडक थी। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर आरव बोला, जानती हो, मैं हमेशा सोचता था कि अमीर लोगों के पास सब कुछ होता है, लेकिन दिल नहीं होता। अनन्या हल्के से मुस्कुराई। और अब? आरव ने उसकी तरफ देखा और धीमे से कहा, अब लगता है इंसान की अच्छाई का दौलत से कोई रिश्ता नहीं होता। यह सुनकर अनन्या की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से पूछा, अगर कभी जिंदगी तुम्हें किसी ऐसे मोड़ पर ले आए जहां तुम्हें अपने दिल और अपनी मजबूरी में से किसी एक को चुनना पड़े, तो क्या चुनोगे? आरव कुछ क्षण तक खामोश रहा, फिर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, मैं हमेशा दूसरों की खुशी चुनूंगा, चाहे उसके बदले मुझे अपना दिल ही क्यों ना तोड़ना पड़े। अनन्या ने यह सुना तो उसकी पलकों पर आंसू आ गए। वह समझ गई कि यही वजह है कि उसका दिल इस इंसान के लिए धड़कने लगा है, जो अपने दर्द से ज्यादा दूसरों की खुशी की परवाह करता है।
उससे प्यार ना करना शायद नामुमकिन था। लेकिन उसी समय अस्पताल के बाहर एक काली कार आकर रुकी। उसमें बैठा कबीर ओबेराय दूर से दोनों को साथ देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपने आदमी से कहा, अब मुझे यकीन हो गया है, अनन्या के दिल में उस गरीब लड़के के लिए जगह बन चुकी है। अगर आरव जिंदा रहा तो अनन्या कभी मेरी नहीं होगी। उस आदमी ने सिर झुकाकर कहा, आप जैसा आदेश देंगे वैसा ही होगा। कबीर की आंखों में नफरत की आग जल उठी। उसे अब सिर्फ अनन्या नहीं चाहिए थी, उसे आरव का अस्तित्व मिटाना था। उधर आरव और अनन्या को इस आने वाले तूफान का जरा भी अंदाजा नहीं था। वे सिर्फ इतना जानते थे कि उनके दिल अब एक दूसरे के बिना पहले जैसे नहीं रहे। प्यार अभी इजहार तक नहीं पहुंचा था, लेकिन दोनों की खामोशी एक दूसरे का नाम पुकारने लगी थी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद आरव अपनी माँ को घर ले आया। छोटा सा किराए का मकान आज उसे किसी महल से कम नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी माँ सुरक्षित थी। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, भगवान हर इंसान की जिंदगी में एक फरिश्ता भेजता है। लगता है हमारी जिंदगी में भी कोई फरिश्ता आया है। आरव मुस्कुरा तो दिया, लेकिन उसके मन में बार बार वही सवाल उठ रहा था कि आखिर वह अनजान इंसान कौन था जिसने उसकी माँ का इलाज करवाया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह फरिश्ता कोई और नहीं बल्कि अनन्या थी। उधर राठौर पैलेस में माहौल बिल्कुल अलग था। विक्रम राठौर ने पूरे परिवार को डाइनिंग हॉल में बुलाया और सबके सामने घोषणा कर दी, अगले रविवार हमारी कंपनी की स्थापना दिवस की भव्य पार्टी होगी। उसी मंच से मैं अनन्या और कबीर ओबराय की सगाई की तारीख भी घोषित करूंगा। यह सुनते ही अनन्या के हाथ में रखा पानी का गिलास कांप गया। उसने अपने पिता की तरफ देखा, लेकिन उनके चेहरे पर फैसले के अलावा कुछ नहीं था। वह बिना कुछ कहे वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। कमरे का दरवाजा बंद करते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आईने में खुद को देखा और धीरे से बोली, क्या सचमुच मेरा दिल इतना कमजोर हो गया है, या फिर पहली बार उसे अपना हमसफर मिल गया है। उस रात अनन्या ने कई बार आरव का नंबर मिलाया, लेकिन हर बार कॉल काट दी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी परेशानियां आरव की जिंदगी पर बोझ बने। दूसरी ओर आरव भी कई बार उसका नाम मोबाइल की स्क्रीन पर देखकर कॉल करने की सोचता, लेकिन फिर खुद को रोक लेता। दोनों के बीच सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन हालात ने उनके दिलों के बीच खामोशी की एक लंबी दीवार खड़ी कर दी थी। अगले दिन शाम को अचानक आरव के घर के बाहर एक कार आकर रुकी। कार से अनन्या उतरी। आज उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। आरव उसे देखकर चौंक गया। उसने दरवाजा खोला और कहा, आप इस समय? अनन्या ने धीमी आवाज में कहा, क्या कुछ देर बात कर सकते हैं? आरव उसे घर के पास बने पुराने बरगद के पेड़ के नीचे ले गया। वहीं एक टूटी हुई पत्थर की बेंच थी जहां दोनों बैठ गए। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। हवा चल रही थी, लेकिन दोनों के दिलों में तूफान था। आखिर अनन्या ने खामोशी तोड़ी, आरव, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊं तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? यह सुनते ही आरव का दिल जैसे थम गया। उसने नजरें झुका ली और बोला, भूलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन कुछ रिश्तों को यादों में ही जीना पड़ता है। अनन्या की आंखें भर आई। उसने कांपती आवाज में कहा, और अगर मैं याद बनना ही ना चाहूं? आरव पहली बार उसकी आंखों में देखने लगा। उन आंखों में दर्द था, डर था और एक अनकहा प्यार था। अनन्या धीरे से बोली, मैंने जिंदगी में बहुत लोगों को देखा है, लेकिन पहली बार किसी इंसान के साथ मुझे खुद जैसा महसूस हुआ है। तुम्हारे साथ बैठकर मुझे कभी यह नहीं लगा कि मैं करोड़ों की मालकिन हूँ। मुझे बस इतना लगता है कि मैं सिर्फ अनन्या हूँ। यह कहते कहते उसकी आवाज भर्रा गई। आरव के पास शब्द नहीं थे। वह सिर्फ उसे देखता रहा। कुछ क्षण बाद उसने गहरी सांस ली और बोला, अनन्या, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, उस दिन से तुम मेरी सोच का हिस्सा बन गई थी। लेकिन हर बार मैंने अपने दिल को समझाया कि यह सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। मैं गरीब हूँ,
तुम्हारे लायक नहीं हूँ। यह सुनते ही अनन्या ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने कहा, प्यार में अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाती आरव, दिल देखा जाता है, और मेरा दिल अब तुम्हारा हो चुका है। यह पहली बार था जब दोनों ने बिना आई लव यू कहे अपने प्यार का इजहार कर दिया। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में एक सुकून भी था। आरव ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और कहा, काश यह दुनिया भी दिल की तरह सोचती। अनन्या मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द छिपा था। दुनिया चाहे जो सोचे, मैं अब अपने दिल से झूठ नहीं बोल सकती। उसी समय कुछ दूरी पर खड़ी एक काली कार के अंदर बैठा कबीर यह सब अपनी आंखों से देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्से की नसें उभर आई। उसने मुट्ठी भींचते हुए कहा, अब यह सिर्फ मोहब्बत नहीं रही, यह मेरे अहंकार की लड़ाई बन चुकी है। अगर अनन्या मेरी नहीं हो सकती तो उस गरीब लड़के की भी नहीं होगी। उसने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को फोन किया और कहा, कल कंपनी की पार्टी से पहले आरव को ऐसा सबक सिखाओ कि वह जिंदगी भर अनन्या का नाम लेने की हिम्मत ना करे। अगर जरूरत पड़े तो हादसा कर देना। फोन कट गया। हवा अब भी चल रही थी, लेकिन आने वाले तूफान की आहट किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। बरगद के पेड़ के नीचे बैठे आरव और अनन्या को सिर्फ इतना पता था कि आज उनके दिल एक हो चुके हैं। उन्हें यह नहीं मालूम था कि उनकी मोहब्बत की सबसे कठिन परीक्षा अभी शुरू होने वाली है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही शहर में राठौर ग्रुप की भव्य सालगिरह की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। पूरा शहर रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया जा रहा था। अखबारों और सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही खबर थी, आज रात राठौर ग्रुप की ग्रैंड पार्टी में विक्रम राठौर अपनी बेटी अनन्या की सगाई की तारीख का ऐलान करेंगे। यह खबर पढ़ते ही आरव का दिल जैसे टूटकर बिखर गया। पिछली शाम अनन्या ने अपने दिल की बात कह दी थी, लेकिन आज पूरी दुनिया उसे किसी और की दुल्हन बनाने की तैयारी कर रही थी। वह काफी देर तक अखबार को देखता रहा, फिर धीरे से उसे मोड़कर एक तरफ रख दिया। उसकी माँ ने उसके चेहरे का दर्द पढ़ लिया। उन्होंने पूछा, क्या बात है बेटा? आरव मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा काम का तनाव है। लेकिन माँ समझ चुकी थी कि बात सिर्फ काम की नहीं, दिल की भी है। उधर राठौर पैलेस में अनन्या को दुल्हन की तरह तैयार किया जा रहा था। महंगे हीरे, डिजाइनर लहंगा और चारों तरफ चमक दमक, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। आईने में खुद को देखकर उसने धीरे से कहा, अगर दिल ही खुश ना हो तो ये सारी दौलत किस काम की? उसकी बचपन की देखभाल करने वाली दाई माँ उसके पास आई और बोली, बिटिया, जब आंखें सच बोलने लगे तब दिल को ज्यादा देर तक चुप नहीं रखा जा सकता। अगर तुम्हारा दिल किसी और के लिए धड़कता है तो डरना मत। अनन्या ने दाई माँ को गले लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। शाम होते होते राठौर पैलेस मेहमानों से भर चुका था। देश के बड़े बड़े उद्योगपति, मंत्री, फिल्मी सितारे और मीडिया के लोग वहां मौजूद थे। विक्रम राठौर मंच पर खड़े होकर सभी का स्वागत कर रहे थे। दूसरी ओर कबीर ओबराय आत्मविश्वास से मुस्कुरा रहा था। उसे पूरा यकीन था कि आज के बाद अनन्या हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। उसी समय शहर के दूसरे छोर पर आरव अपनी माँ के लिए दवा लेने निकला। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ लोग कई घंटों से उसका पीछा कर रहे हैं। जैसे ही वह सुनसान सड़क पर पहुंचा, एक काली एसयूवी ने उसका रास्ता रोक लिया। 4 नकाबपोश आदमी बाहर निकले। उनमें से एक बोला, बहुत उड़ने लगा है तू, अब तेरी कहानी यही खत्म होगी। आरव कुछ समझ पाता उससे पहले उन लोगों ने उस पर हमला कर दिया। आरव ने पूरी ताकत से उनका सामना किया, लेकिन वे 4 लोग थे और वह अकेला। उसके चेहरे और शरीर पर कई चोटें लग गई। आखिर एक आदमी ने लोहे की रॉड से उसके सिर पर वार कर दिया। आरव सड़क पर गिर पड़ा। उसके माथे से खून बहने लगा। जाते जाते उनमें से एक आदमी बोला, अगर दोबारा अनन्या मैडम के आसपास दिखाई दिया तो अगली बार जिंदा नहीं बचेगा। उधर पार्टी में विक्रम राठौर ने माइक उठाया और कहा, आज मैं अपनी बेटी अनन्या की सगाई की तारीख की घोषणा करने जा रहा हूँ।
पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी, लेकिन अनन्या की आंखें बार बार अपने मोबाइल पर जा रही थी। उसने कई बार आरव को फोन किया, मगर हर बार फोन नहीं उठा। तभी अनन्या के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ से कांपती हुई आवाज आई, क्या आप आरव को जानती हैं? उनका एक्सीडेंट हो गया है, उनकी हालत बहुत गंभीर है। यह सुनते ही अनन्या के हाथ से मोबाइल गिर गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बिना एक पल गंवाए वह मंच की तरफ दौड़ी। हजारों मेहमानों और कैमरों के सामने उसने अपने पिता की बात बीच में रोक दी और कांपती हुई आवाज में कहा, मुझे अभी जाना होगा। विक्रम राठौर गुस्से में बोले, अनन्या, क्या हो गया तुम्हें? अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार पूरी दुनिया के सामने अपने दिल की बात कह दी। जिस इंसान की जान खतरे में है वही मेरी जिंदगी है। पूरा हॉल सन्न रह गया। कबीर के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। मीडिया के कैमरे लगातार फ्लैश करने लगे। विक्रम राठौर आवाक खड़े अपनी बेटी को देखते रह गए। अनन्या किसी की बात सुने बिना दौड़ती हुई अपनी कार तक पहुंची और अस्पताल की ओर निकल गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह सिर्फ एक ही बात दोहरा रही थी, भगवान, मेरे आरव को कुछ मत होने देना। उसकी सारी तकलीफ मुझे दे देना, लेकिन उसे बचा लेना। उधर अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर डॉक्टर आरव की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। उसकी हालत गंभीर थी। जिंदगी और मौत के बीच झूलते हुए भी उसके होठों पर सिर्फ एक ही नाम था, अनन्या। और शायद पहली बार किस्मत भी यह फैसला करने वाली थी कि प्यार जीतेगा या दौलत। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर रात के 2 बजे का समय था। पूरे कॉरिडोर में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ ऑपरेशन थिएटर के ऊपर जल रही लाल बत्ती यह बता रही थी कि डॉक्टर अभी भी आरव की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अनन्या दरवाजे के बाहर फर्श पर बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ रखे थे और बार बार भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, मेरी सारी खुशियां ले लो, मेरी सारी दौलत ले लो, लेकिन आरव को बचा लो। उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। कुछ देर बाद विक्रम राठौर भी अस्पताल पहुंच गए। उसके साथ सिक्योरिटी, वकील और परिवार के लोग भी थे। उन्होंने पहली बार अपनी बेटी को इस हालत में देखा। करोड़ों की मालकिन, जो कभी किसी के सामने कमजोर नहीं पड़ी थी, आज फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। विक्रम उसके पास आए और बोले, अनन्या, चलो घर चलते हैं। अनन्या ने आंसुओं से भरी आंखों से अपने पिता की ओर देखा और धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, घर, मेरा घर वहां है जहां आरव है। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरे लिए कोई महल, कोई दौलत, कोई नाम मायने नहीं रखेगा। विक्रम पहली बार अपनी बेटी की आंखों में इतना सच्चा प्यार देख रहे थे। वे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन शब्द उनका साथ नहीं दे रहे थे। उसी समय ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। डॉक्टर बाहर आए। अनन्या दौड़कर उनके पास पहुंची और कांपती आवाज में बोली, डॉक्टर, आरव कैसा है? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, खतरा तो टल गया है, लेकिन अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर उन्हें होश आ गया तो उम्मीद पूरी है। इतना सुनते ही अनन्या की आंखों से राहत के आंसू बह निकले। उसने भगवान का धन्यवाद किया और वहीं बैठ गई। कुछ देर बाद डॉक्टर ने सिर्फ 5 मिनट के लिए अनन्या को आईसीयू में जाने की अनुमति दी। आरव मशीनों से घिरा हुआ था। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी। हाथों में स्लाइन लगी थी और चेहरा चोटों से भरा हुआ था। उसे उस हालत में देखकर अनन्या का दिल टूट गया। वह धीरे से उसके पास बैठी, उसका हाथ अपने हाथों में लिया और रोते हुए बोली, तुमने कहा था ना, हर हाल में मुस्कुराना चाहिए। देखो, मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना मुस्कुराना नहीं आता। तुम जल्दी ठीक हो जाओ आरव, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उसी समय बेहोशी की हालत में पड़े आरव की उंगलियां हल्के से हिली। अनन्या ने महसूस किया कि उसने उसके हाथ को बहुत धीमे से दबाया है। उसकी आंखों से फिर से आंसू बह निकले। उसने झुककर आरव के माथे को चूम लिया और फुसफुसा कर कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ।
आईसीयू के कांच के बाहर खड़े विक्रम राठौर यह सब अपनी आंखों से देख लिया। उसकी आंखों के सामने अपनी दिवंगत पत्नी की बातें घूमने लगी। उसकी पत्नी हमेशा कहा करती थी, जिस दिन हमारी बेटी को सच्चा प्यार मिलेगा उस दिन उसकी आंखों की चमक बदल जाएगी। आज वही चमक उन्हें साफ दिखाई दे रही थी। उधर कबीर ओबराय को जब पता चला कि आरव बच गया है तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने आदमी पर चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा था कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए, वह जिंदा कैसे बच गया? तभी उसके आदमी ने घबराते हुए जवाब दिया, सर, पुलिस ने उस सड़क के सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिए हैं। अगर जांच आगे बढ़ी तो हम सब फंस सकते हैं। यह सुनकर कबीर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत अपने पिता धीरज ओबराय को फोन किया। धीरज ने गंभीर स्वर में कहा, अब संभल कर चलना होगा। अगर सच सामने आ गया तो सिर्फ बिजनेस नहीं, हमारी इज्जत भी खत्म हो जाएगी। अगली सुबह अस्पताल में हलचल मच गई। आरव की उंगलियां फिर से हिलने लगी। डॉक्टर और नर्सें तुरंत उसके पास पहुंची। कुछ ही पलों बाद आरव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। सबसे पहले उसकी नजर सामने खड़ी अनन्या पर पड़ी। पूरी रात रोने की वजह से उसकी आंखें सूज चुकी थी। आरव ने कमजोर आवाज में कहा, तुम ठीक हो ना? यह सुनते ही अनन्या की आंखों से फिर से आंसू बह निकले। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पागल, इतनी चोट तुम्हें लगी है और चिंता मेरी कर रहे हो। आरव ने बहुत मुश्किल से मुस्कुराने की कोशिश की। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीता? यह सुनकर विक्रम राठौर का दिल भीतर तक हिल गया। जिस लड़के ने मौत के मुंह से लौटकर भी सबसे पहले उनकी बेटी की चिंता की, वह लालची या स्वार्थी नहीं हो सकता था। विक्रम धीरे धीरे आरव के बिस्तर के पास पहुंचे। कुछ पल तक उसे देखते रहे। फिर उन्होंने पहली बार नरम आवाज में कहा, जल्दी ठीक हो जाओ बेटा। बेटा, यह शब्द सुनकर अनन्या और आरव दोनों हैरान रह गए। शायद पहली बार विक्रम राठौर के दिल की कठोर दीवार में एक छोटी सी दरार पड़ चुकी थी। सुबह की सुनहरी किरणें अस्पताल की खिड़की से कमरे के अंदर आ रही थी। कई दिनों बाद पहली बार आरव के चेहरे पर सुकून दिखाई दे रहा था। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब खतरे की कोई बात नहीं है, 2-3 दिन में इन्हें छुट्टी मिल जाएगी। यह सुनते ही अनन्या ने राहत की सांस ली। पिछले कई दिनों से उसने अस्पताल को ही अपना घर बना लिया था। उसने न ठीक से खाना खाया था, न ही चैन की नींद सोई थी। उसकी दुनिया अब सिर्फ एक इंसान के इर्द गिर्द घूम रही थी, वह आरव था। उधर पुलिस लगातार हमले की जांच कर रही थी। जिस सड़क पर आरव पर हमला हुआ था, वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज मिल चुकी थी। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि हमला कोई हादसा नहीं, बल्कि पहले से रची गई साजिश थी। पुलिस ने एक एक करके हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में वे ज्यादा देर तक सच छिपा नहीं सके। आखिरकार उन्होंने कबूल कर लिया कि यह हमला कबीर ओबराय के कहने पर किया गया था। कुछ ही घंटों बाद पुलिस राठौर पैलेस पहुंची और सबके सामने कबीर ओबराय को गिरफ्तार कर लिया। कबीर गुस्से से चिल्ला रहा था, लेकिन इस बार कानून के सामने उसकी दौलत और रसूख किसी काम नहीं आए। विक्रम राठौर ने यह सब अपनी आंखों से देखा। उन्हें अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सिर्फ अमीरी और हैसियत देखकर इंसानों को परखा था, जबकि सच्चाई बिल्कुल उलट थी। जिस अमीर लड़के पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था, वही उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहता था, और जिस गरीब लड़के को उन्होंने अपनी बेटी के लायक नहीं समझा, उसी ने अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी बेटी की जान बचाई, उनकी इज्जत बचाई और हर मुश्किल में उसका साथ निभाया। 2 दिन बाद आरव अस्पताल से छुट्टी लेकर घर लौटने की तैयारी कर रहा था। तभी अस्पताल के बाहर कई महंगी गाड़ियां आकर रुकी। विक्रम राठौर अपनी पूरी फैमिली के साथ वहां पहुंचे। आरव उन्हें देखकर उठने लगा, लेकिन विक्रम ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं बेटा, आज मुझे तुमसे माफी मांगनी है। पूरा कमरा शांत हो गया। विक्रम की आंखें नम थी। उन्होंने कहा,
मैंने हमेशा पैसे को इंसान से बड़ा समझा। मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। जिस लड़के ने मेरी बेटी के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी, उससे बेहतर जीवन साथी मैं उसके लिए कभी ढूंढ ही नहीं सकता था। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। आरव ने तुरंत झुककर उनके पैर छू लिए और बोला, बड़ों से माफी नहीं ली जाती, उनका आशीर्वाद लिया जाता है। विक्रम की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने आरव को गले लगा लिया। वर्षों बाद पहली बार राठौर परिवार में दौलत नहीं, रिश्ते जीत रहे थे। कुछ दिनों बाद पूरे शहर में एक बार फिर राठौर पैलेस रोशनी से जगमगा उठा, लेकिन इस बार माहौल अलग था। इस बार किसी समझौते की नहीं, बल्कि सच्चे प्यार की शादी थी। देश भर से मेहमान आए थे, मीडिया भी मौजूद थी, लेकिन इस बार कैमरों की सुर्खियां किसी बिजनेस डील की नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रेम कहानी की थी जिसने अमीरी और गरीबी के बीच की दीवार तोड़ दी थी। लाल जोड़े में सजी अनन्या जब मंडप तक पहुंची तो उसकी आंखें सिर्फ आरव को ढूंढ रही थी। उधर क्रीम रंग की शेरवानी पहने आरव की आंखों में वही सादगी और वही अपनापन था जिसने पहली बार अनन्या का दिल जीत लिया था। 7 फेरों के दौरान जब दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा तो ऐसा लगा जैसे दो नहीं बल्कि 2 अलग अलग दुनिया हमेशा के लिए एक हो गई हो। शादी के बाद अनन्या ने सबके सामने एक घोषणा की। उसने कहा, आज से राठौर ग्रुप की कमाई का एक हिस्सा गरीब बच्चों की पढ़ाई और जरूरतमंद मरीजों के इलाज पर खर्च किया जाएगा और इस ट्रस्ट का नाम होगा आरव फाउंडेशन। पूरा हॉल तालियों की गूंज से भर गया। आरव ने मुस्कुरा कर कहा, अगर जिंदगी में कभी मुझे सबसे बड़ी दौलत मिली है तो वह पैसा नहीं, तुम्हारा प्यार है। अनन्या की आंखें भर आई। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और मुझे दुनिया का सबसे अमीर इंसान मिल गया, क्योंकि तुम्हारे दिल से बड़ा कोई खजाना नहीं है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थाम लिया। कुछ महीनों बाद वही छोटा सा घर जहां कभी आरव अपनी माँ के साथ संघर्ष करता था, अब भी वैसा ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि आरव और अनन्या हर रविवार वहीं आकर परिवार के साथ समय बिताते थे। उन्होंने कभी अपने पुराने दिनों को नहीं भुलाया। वे अक्सर गरीब बच्चों की मदद करते, बुजुर्गों का इलाज करवाते और लोगों को यही सिखाते कि इंसान की असली पहचान उसके बैंक बैलेंस से नहीं, उसके दिल से होती है। कहते हैं किस्मत कभी कभी 2 बिल्कुल अलग रास्तों पर चलने वाले लोगों को सिर्फ इसलिए मिलाती है ताकि दुनिया को यह समझाया जा सके कि सच्चा प्यार ना अमीरी देखता है ना गरीबी, वह सिर्फ एक सच्चा दिल ढूंढता है। और जब 2 सच्चे दिल मिल जाते हैं तो हर मुश्किल, हर साजिश और हर दीवार एक दिन टूट जाती है। दोस्तों, दौलत से बड़ा अगर इस दुनिया में कुछ है तो वह है सच्चा चरित्र, विश्वास और निस्वार्थ प्रेम। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले कहानी में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।